जिधर मैंने शीना को मुजस्मे समेत छुपा रखा था, मैंने होंठ भींच लिए। मैंने बासुरात अपने दाहिनी पिंडली से बनी हुई करौली निकाल ली। अल्बर्ट के दोनों साथी आगे थे। अल्बर्ट और मैगी इनके अकब में थे। मैंने एक चक्कर काटा और मौत बनकर इनके अकब में आ गया। दफातन एक होलनाक चीख जंगल के सन्नाटे को दूर तक चीरती चली गई। मैं ही नहीं, वो भी बुरी तरह ठिठके। मैं इस चीख को पहचान गया था। ये शीना की चीख थी। मैं सरतापा लरस गया। वो किसी खतरे का शिकार हो गई थी, यही ख्याल मेरे जहन में उभरा था। ये कैसी चीख थी? अल्बर्ट ने चिल्लाकर कहा, बास इस तरफ जल्दी आओ। मजकूरा दोनों साथियों में से एक ने कहा। वो सब उसकी सरकर्दगी में दौड़े, लेकिन मैंने इनसे पहले ही दौड़ लगा दी। इनसे पहले ही मैं इस खो के करीब जा पहुंचा तो सामने का मंजर दिल दहला देने वाला था। एक नहीं, पूरे 3 अदद काले तेंदुए खो के धाने को घेरे हुए थे। शीना ने एक अकलमंदी ये की थी कि शायद पहले ही से खतरा भांपते हुए एक बड़ा सा पत्थर किसी तरह खो के धाने पर सिरका कर टिका दिया था, लेकिन एक तेंदुआ आगे बढ़कर अपने दोनों अगले पंजों से वो पत्थर हटाने की जुस्तजू में मसरूफ था। फिर इसकी देखा देखी दूसरा तेंदुआ भी इसकी मदद को बढ़ा। शीना अंदर से मुसलसल चीखे जा रही थी। मुमकिन था कि वो खौफ की कैफियत में या फिर तेंदुओं को परेशान करके वहां से भगाने के लिए चिल्लाए जा रही थी। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ इन तीनों दरिंदों के अलावा अल्बर्ट वगैरह भी मौजूद थे। वो चारों उलझी हुई नजरों से ये सब देख रहे थे। मेरी तरह वो लोग भी करीब झाड़ियों में दुबके हुए ये तमाशा देखने में महव रहे। मैं तमाशा देखने में वक्त जाया करता तो शीना इन भूखे तेंदुओं का लुकमा बन सकती थी, और कम से कम अल्बर्ट वगैरह को इससे कोई दिलचस्पी ना होती कि वो शीना को मौत के मुंह से बचाने की कोशिश करते। बरक्स इसके इनका काम सहल हो जाता। मैंने तेजी से सोचा, तभी मेरे होंठों पर जहरीली मुस्कुराहट नमूदार हुई। मैंने एक बैक फायर चाल चली और करौली ताक कर अपने जिस्म की पूरी कुव्वत से एक तेंदुए का निशाना लेकर उछाल दी। करौली सनसनाती हुई लपकी और तेंदुए के जिस्म में व्यवस्थ हो गई। मैंने इन्हीं दोनों तेंदुओं में से एक का निशाना लिया था जो खो के धाने पर पड़े पत्थर को खटाने की कोशिश में मसरूफ थे। मजरूब तेंदुए ने चिंगाड़ मारी और उछल कर पीछे को गिरा। बाकी 2 तेंदुए गुर्राते हुए बुरी तरह बिदके। यही वह वक्त था जब मैंने ताक कर एक बड़ा सा पत्थर इन झाड़ियों की तरफ उछाल दिया, जहां अल्बर्ट और इसके साथ ही दुबके हुए तमाशा देखने में महव थे। इन्हें जब तक कुछ समझ आती, बाकी 2 तेंदुए पत्थर की आहट पर इसी तरफ को तेजी से लपके थे। झाड़ियों में हलचल मच गई। जख्मी तेंदुआ पहले तो अपने पहलू में पवस्त करौली को मुंह मारता तड़पता रहा, फिर गुर्रा कर वो भी झाड़ियों की तरफ लपका। मेरा मकसद पूरा हो चुका था। तेंदुओं की गजबनाकी बेदार करके मैंने इनका रुख दुश्मनों की तरफ फेर दिया था। वहां फायर हुए। एक तेंदुए की आखिरी गुर्राहट सुनाई दी, फिर 2-3 इंसानी चीखें उभरी। खो खाली हो गई। मैं इस तरफ को लपका, पत्थर हटाया और शीना को हाथ से खींच कर निकाला। फिर बिजली की सी तेजी से पहाड़ी दर्रे के अकब में चला गया। शीना का चेहरा खौफ से सुता पड़ा था। मैंने उसे हौसला दिया और वक्त जाया के बगैर उसे लिए आगे बढ़ने लगा। बाकी 2 तेंदुओं ने दुश्मनों का क्या हशर किया, कौन बचा कौन चीर फाड़ डाला गया, मुझे नहीं पता चला, लेकिन इदराक इस कदर जरूर था कि इन्हें अपनी पड़ चुकी थी। मैं बहरहाल ज्यादा दूर नहीं जाना चाहता था। जल्दी एक और महफूज पनागा देखकर हम दोनों ने वहां डेरा डाल दिया। ये सब क्या हुआ था? सुकून की कुछ घड़ियां मुयस्सर आई तो शीना ने थराए हुए लहजे में मुझसे सवाल किया। मैंने मुस्कुराते हुए उसे सब बता दिया। वो हैरान सी हो गई, फिर दिलनशीन मुस्कुराहट तले बोली, पहले तुम्हारे बारे में अंदाजा गलत नहीं था। वो क्या? मैंने सवालिया नजरों और नीम मुस्कुराहट तले उससे पूछा। तुम जंगजू ही नहीं, ज़हीन और खतरनाक हद तक चालाक भी हो। मेरे ख्याल में जहानत और चालाकी मौका महल और हालात की भी मोहताज होती है। असल बेदार मगजी है। बेदार मगजी? ये क्या बला है? वो उलझ कर बोली। मैं मुस्कुरा दिया। फिर चंद लम्हे मुतवक्कुफ होने के बाद मैंने कहा, वैसे तुमने सही कहा था, यह इलाका तो जंगली दरिंदों से भरा पड़ा है। हाँ, जब तुम मुझे तनहा छोड़कर गए तो मैंने जंगली दरिंदों की आवाजें सुनी और एहतियात के पेश नजर एक बड़ा सा पत्थर किसी तरह सिरकाकर खो के धाने पर घसीट लिया। इसी को बेदार मगजी कहते हैं। मैं मुस्कुराया। वो हंसी। इसके बाद मैंने उससे कहा, तुम जरा इधर ठहरो, मैं वहां का जायजा लेकर आता हूँ। मैं उसे एक बार फिर छोड़कर पलटा और उसी तरफ आ गया जिधर मैंने दुश्मनों की कमीनगाह में थोड़ी देर पहले कयामत मचा दी थी। वहां मुझे कटी फूटी 2 लाशें नजर आईं और एक लाश तेंदुए की थी जिसे गोलियां मारी गई थी। सोए इत्तेफाक ये वही तेंदुआ था जिसके एक पहलू में मेरी उछाली हुई करौली व्यवस्थ हो गई थी। बाकी 2 लाशें अल्बर्ट के 2 साथियों की थीं, जबकि वो खुद और मैगी गायब थे। बाकी 2 तेंदुए भी मुझे कहीं नजर नहीं आए। मैं मोहतात अंदाज में इन्हीं झाड़ियों के अंदर जा घुसा तो वहां खून के निशानात दूर तक जाते दिखाई दिए। शायद मैगी और अल्बर्ट भी तेंदुओं के हमले में शदीद जख्मी हो गए थे। अब न जाने किधर फरार हुए थे। मुझे इनके ताक़ुब की जरूरत नहीं थी।
मैं पलटा और सबसे पहले तेंदुए की लाश से अपनी करौली खींच कर निकाली। इसके खून आलूद फल को उसी के जिस्म से पूंछा। एक राइफल भी पड़ी नजर आई जो मैंने उचक ली, फिर वापस हुआ। शीना को मैंने सारी सूरत हाल से आगाह कर दिया। उसे अब अपनी फिक्र के बजाय बोम्बोर्गा के मुजस्मे की फिक्र सताने लगी थी। मैंने उसे तसल्ली देते हुए कहा, वो इस खो में महफूज पड़ा होगा, कुछ देर बीत जाने दो, मैं जाकर निकाल लाऊंगा। लेकिन वो बजिद रही। तब मैंने कहा कि हमें फिर इसी खो ही में जाकर पना लेनी चाहिए। हरगिज नहीं, उसने एकदम कहा। वो खो यकीनन किसी दरिंदे की कमीनगाह होगी, कोई दूसरा दरिंदा भी वहां का रुख कर सकता है। उसकी बात मुझे माकूल लगी। मैं जाकर इस खो से बोम्बोर्गा का वो मनहूस मुजस्मा कंधे पर डालकर उठा लाया। ये मुजस्मा जहां मुझे तौक की तरह महसूस होता था, वहीं राह मंजिल भी महसूस होता था, क्योंकि इसी की वजह से शीना मुझे पीली घाट तक ले जाने के लिए मजबूर थी। इसलिए मजबूर नहीं सही, मेरे लिए यह मनहूस मुजस्मा इतना ही अहम था जितना कि शीना के लिए। हम पैदल पोमिक नामी कस्बे तक जाने का फैसला कर चुके थे। चूंकि बकौल शीना के ही वो दरिया किनारे आबाद एक बस्ती थी, इसलिए हम किनारे से दूर होकर सफर नहीं कर सकते थे। अब रात पड़ने वाली थी। हमें कुछ खास भूख प्यास तो नहीं लगी थी, फिर भी करीबी चश्मे से पानी पिया और कुछ रसीले फल तोड़कर खाए। इसके बाद दोबारा अपने मुख्तसर से ठिकाने में आकर बैठ गए। ये जगह कोई खो या गार नहीं थी, बस दर्रे के दरमियान में एक ऐसा मकाम था जिधर दो पहाड़ियों के दरमियान में छज्जा था। इसके नीचे हम दुबके हुए थे। गंद मेरे हाथ लग चुकी थी। हथियार की मौजूदगी कुछ हौसला अफजा थी। हमने बारी बारी जागने और सोने का प्लान किया और लेट गए। वो रात बखैरियत गुजर गई। सबसे पहले मैंने अरीब करीब का जायजा लेने के लिए थोड़ा मटर गश्त किया। इसके बाद मैं वापस ठिकाने पर लौट आया। लंबी रात गुजर चुकने के बाद हमारी भूख और प्यास बेदार हो गई थी। मैंने मुजस्मा उठाया और शीना को लेकर दरिया के किनारे आ गया। वहां पहुंचकर हम बुरी तरह ठिठक गए। जल्दी सी झाड़ियों की आड़ में होकर सामने देखा। दरिया किनारे घास और कदरे रेतीली जमीन पर अल्बर्ट बेलचा लिए कब्र खोदने में मसरूफ था। इसके करीब ही एक लाश रखी थी। गन भी पास ही जमीन पर पड़ी थी। खोदी हुई कब्र का एक ढेर भी लगा हुआ था। इसी ढेर पर एक मोटी शाखों से बनाई हुई सलीब रखी थी। न जाने इस मंजर में ऐसा क्या था कि मैं और शीना महबूत होकर यह सब उस वक्त तक खामोशी से देखते रहे जब तक कि अल्बर्ट ने कब्र में लाश, जो बिलाशुबा मैगी की थी, उतार नहीं थी और बाद में मिट्टी बराबर करके कब्र के सरहाने वो 24 सलीब न गाड़ दी। मैगी, मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारी जान नहीं बचा सका। तुम वो वाहिद लड़की थी जिससे मैंने सच्ची मोहब्बत की थी। खुदावंद तुम्हारी रूह को सुकून में रखे, आमीन। वो रो रहा था। उसने चेहरा पूछा। एक गैंगस्टर की इस मोहब्बत के जज्बे को देखकर मेरा दिल भी उदास हो गया। मैं भी तो मुब्तलाए उल्फत था और किसी की वफा की पासदारी में यह सारा कष्ट झेल रहा था। फौजिया से मैंने भी तो सच्ची और पहली मोहब्बत की थी। मैं भी तो उसकी मोहब्बत और तलाश में राइंदा दरगाह था। अल्बर्ट की महबूबा मैगी भी शायद बाद में इन्हीं तैनुओं का शिकार हो गई थी। अल्बर्ट किसी तरह खुशकिस्मती से बच गया था, लेकिन अब वो तन्हा हो गया था। मैं और शीना यकटुक उसे तके जा रहे थे। वो अभी तक मैगी की कब्र के नजदीक ही खड़ा था, सोगवार, मायूस और गमज़ा था। एक आलमी मुजरिम सरबराह को अपनी महबूबा के लिए इस कदर गमगीन देखकर मुझे हैरत हुई। मगर दिल तो फिर दिल होता है, टूट जाए तो फिर आदमी कहीं का नहीं रहता। फिर मामला जब किसी के साथ सच्ची मोहब्बत का हो तो इससे बढ़कर कोई दुख नहीं होता। गालबन यही हाल इस वक्त अल्बर्ट का हो रहा था। हम खामोशी से ये सब देखते रहे। वो फिर उदासी और परेशानी तले खुद कलामियां बुड़बुड़ाने लगा। काश मैं इस मनहूस मुजस्मे की तलाश में ना आता, मुझे इसका लालच न होता। मैगी आज मुझसे हमेशा के लिए नहीं बिछड़ती। माय डार्लिंग मैगी, मुझे माफ कर देना। मैं इस मुजस्मे पर लानत भेजकर वापस लौट रहा हूँ। कभी जिंदगी ने वफा की और तुम्हारी कब्र सलामत हुई तो मैं यहाँ दोबारा जरूर आऊंगा। खुदा हाफिज मैगी, खुदा हाफिज। वो पलटा और फिर दरिया की जानिब बढ़ा। वहां हनूज हमारी खराब कश्ती लंगर अंदाज थी और उसका त्यारा भी पानी की सतह पर हलकोरे ले रहा था। वो हमारी कश्ती पर आया और फिर वहां से अपने त्यारे में सवार हो गया। जरा देर बाद ही उसके छोटे से त्यारे का इंजन स्टार्ट होने की आवाज उभरी और फिर वो पानी में टैक्सी करता एक तरफ को बढ़ा और फिर हमारे देखते ही देखते पानी की सतह से फिजा में परवाज कर गया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि सहराई ओकाब के सरबराह अल्बर्ट की कहानी इस तौर अलमनाक अंजाम से दो चार होगी। अच्छा ही हुआ इस मुसीबत से जान छूटी। यह हमारे लिए एक इजाफी मुसीबत ही थी जो खामखाही गले पड़ गई थी। लेकिन जाने क्या बात थी कि मेरा दिल अल्बर्ट की इस तरह वापसी को तस्लीम करने से कासिर रहा। लारा के बाद मैगी एक खूबसूरत लड़की थी। मुझे बहरहाल इन दोनों के इस इबरतनाक अंजाम पर अफसोस हुआ था। शीना ने एक गहरी और अफसुर्दा सी सांस खींची। हम उठ खड़े हुए। खसकम जहां पर बेख्तियार मेरे मुंह से निकला। क्या मतलब? शीना चौंक कर बोली। कुछ नहीं, मतलब ये था मेरा कि इस मूजी से जान छूटी। क्या वाकई ये चला गया है?
अचानक शीना ने मेरी तरफ देखकर अजीब से लहजे में कहा तो मैं बुरी तरह चौंक कर उसका चेहरा तकने लगा। गोया जो ख्याल मेरे दिल में पल रहा था वही उसके अंदर भी मौजूद था। कश्ती नाकाबिले मुरम्मत थी। हमने सारे खदशात एक तरफ डालकर पैदल ही पोमक तक का सफर शुरू कर दिया। जैसा कि हम ये फैसला गुज़िश्ता शब ही कर चुके थे। दोपहर तक हम मुसलसल चलते रहे। बम्बोरगा का मुजस्मा मुझ पर लदा रहा। ये बिल्कुल ऐसा ही था जैसे मैंने बचपन में शायद अलफ लैला की एक कहानी पढ़ी थी, जिसमें एक शख्स किसी गुमनाम जजीरे में बेजारो मददगार फंस जाता है और उसे एक लंगड़ा आदमी मिलता है जिसे वो अजराहे हमदर्दी अपने कांधे पर सवार कर लेता है, फिर वो इसके साथ चिपक कर रह जाता है। बम्बोरगा के इस मुनहुस मुजस्मे के साथ भला मुझे क्या हमदर्दी हो सकती थी? ये तो मेरा अपना मफाद था कि इसके जरिए से शीना की हमदर्दी जरूर हासिल करना चाहता था कि वो मुझे इस ठिकाने तक लामुहाला लिए जा रही थी जो मेरी मंजिल था। राह में शीना ने भी मेरी मदद करना चाही, मगर मैंने इनकार कर दिया। इसका गहरा जख्म अगरचे अब काफी हद तक भर चुका था, मगर बहरहाल वो औरत जात थी। इस कदर भारी मुजस्मा उठाना उसे यूं मेरी मौजूदगी में जेब नहीं देता था। मेरी तो और बात थी। रास्ते में हम छोटे मोटे जानवर शिकार करके उन्हें आग पर भून कर पेट की आग बुझाते रहे, कुछ जंगली फल खाते रहे, किसी पहाड़ी चश्मे से पानी पी लेते और आगे बढ़ जाते। सस्ताने के लिए फकत एक बार रुके थे। हम पनाका कैनाल के साथ साथ आगे बढ़ रहे थे। शीना इन रास्तों से आशना थी, इसलिए हमें कोई दिक्कत नहीं हुई और हम शाम ढले तक पोमक नामी इस बस्ती में पहुंच गए, जिसके बारे में शीना मुझे बता चुकी थी कि वहां उसके सरदार बाप अतोमा के कुछ मोतकिद रहते थे। जैसा कि मज़कूरा हो चुका, शीना शरोपा कबीले से ताल्लुक रखती थी, जो रांगा माटी और सुंदर बन के दरमियान एक वसी और घने पहाड़ी जंगल में आबाद था। इसी कस्बे की एक छोटी बंदरगाह पीली घाट कहलाती थी और यही मकाम काली लहर वालों का असल ठिकाना था। शीना मेरी असलियत से हनूज नवाकिफ थी। इसे मैंने यही बता रखा था कि मैं नेपाल की जेल तोड़कर भागा हुआ एक कैदी हूँ और पनाह की तलाश में हूँ। मैंने इब्तदा में अपना नाम भी उसे गलत यानी प्रीतम बताया था, लेकिन लेडी लारा वगैरह के टकराव के बाद मेरा दूसरा गलत नाम शयान उसके ध्यान में थोड़ा बहुत आया, मगर मैंने उसे यही बताया था कि मैंने दानिस्ता इन्हें गलत यानी शयान बताया था, जबकि शीना जान चुकी थी कि मैं मुसलमान था। पोमक में उसके सरदार बाप अतोमा के पैरोकारों ने हमारी खूब तवाज़े की। इनका शीना के साथ इस कदर दोस्ताना बल्कि मौदबाना रवैया देखकर मुझे आगे की मंजिल आसान महसूस होने लगी। जैसा कि शीना ने कहा था कि इस आखिरी भूटानी बस्ती के बाद रांगा माटी तक सफर से पहले हमें भारतीय रियासत आसाम से गुजरना पड़ेगा। इसके बाद हमारी मंजिल करीब थी। 2 रोज हम इस भूटानी सरहदी कस्बे में रहे। हमारे लिए एक छोटी कश्ती का बंदोबस्त किया जाने लगा। मुझे पता चला कि हमारे हमरा 3 भूटानी भी होंगे। एक अच्छी बात थी। हमारा आगे का सफर सहल था। सिर्फ आसामी कस्बे ध्यांग में कुछ खदशात थे जिनके मुतालिक शीना मुझे बता चुकी थी, इसलिए 3 भूटानी हमारे हमरा कर दिए गए थे ताकि अल्फा वालों से अगर मुठभेड़ हो भी गई तो कोई मुश्किल दरपेश न हो। यह रवानगी से एक शब पहले का जिक्र था। शीना और मेरे लिए एक ही मकान नुमा छोटी झोंपड़ी थी। इसमें आराम के लिए 2 गोशे थे। सुबह सादिक हमें निकलना था, इसलिए मैं बिस्तर में पड़ा सोने की कोशिश कर रहा था। मेरा बिस्तर एक नरम सी चाल बिछी घाट पर था। मेरी कोठरी में मिट्टी के दिए की हल्की रोशनी हो रही थी। बेशतर लोग उसे बुझाकर सो रहे थे। मैंने भी ऐसा करना चाहा तो एकदम घुप अंधेरा हो गया। मैंने दिया दोबारा रोशन कर दिया। भूटान की इस दूर उफ्तादा कबायली बस्ती में मछलों और तेल के दियों का रवाज अरूज पर देखकर मुझे कोई हैरत नहीं हुई थी। न जाने क्या बात थी कि मेरा दिल बेचैन सा होने लगा। शीना मेरे बाजू वाली कोठरी में थी। पता नहीं सो गई थी या फिर नहीं। मैं अलबत्ता सोने की जुस्तजू में था। जगह मकाम और बिस्तर बदलना शायद मेरी कम ख्वाबी और बेचैनी की वजह रही हो। रात दरमियानी पहर में थी। हर तरफ सन्नाटा तारी था। रात गहरी हो चुकी थी। मेरे बाएं बाजू में कदरे सरहाने की तरफ एक खिड़की थी जो बाहर उस जंगल बस्ती में खुलती थी। वहां से चांदनी में डूबी रात का सुगवार सा मंजर दिखता था। मुझे मकदूर भर बाहर के इस नजारे में धुएं की लहरें लहराती महसूस हुई। इसमें खुशबू थी। चाहे ये जंगली मच्छरों या दरिंदों से बचाव के लिए था या फिर कुछ और। फिजा अलबत्ता खुशगवार और पुरसकून थी। दूर करीब किसी जानवर के बोलने की हल्की सी आवाज चाहे हुए सन्नाटों को चीरने में नाकाम रहती तो यही मध्यम आवाजें इसरारियत का एहसास दिलाने लगती। अचानक मेरी कोठरी में आहट हुई। मैं चौंका। ये किसी के कदमों की आवाज थी। मैंने चाल के बिस्तर पर लेटे लेटे गर्दन थोड़ी घुमाकर आहट की सिम्मत देखा। इस तरफ शीना की कोठरी थी जिसका एक दरवाजा इधर भी खुलता था। वो एक पुरअसरार साए की तरह दिखाई दे गई। दिए की मध्यम रोशनी में उसके जिस्मानी खतूत वाज़े थे, मगर चेहरा पहचाना नहीं जाता था। मैंने होले से उसे पुकारा, शीना। मेरी आवाज सुनकर वो अंदर रोशनी में आ गई। फिर धीरे धीरे कदम उठाती वो मेरे बिस्तर के करीब आ गई। क्या मेरी तरह तुम्हें भी नींद नहीं आ रही? मैंने होले से मुस्कुराकर कहा। उसने कोई जवाब नहीं दिया और खामोशी से बिस्तर पर मेरे बराबर में लेट गई। मैं एकदम सटपटा गया। मैं गुंगसा हो गया। दोबारा उससे कुछ नहीं बोल सका और ना वो बोली।
اس کے جوان پرشباب بدن کے مہک میرے نتنوں سے ٹکرانے لگی۔ اس کے بال میرے تکیے کے اور کچھ گھنیری لٹیں میرے چہرے پر آن پڑی۔ ان گھنیری زلفوں کی یہ قدرتی نکھت کسی گلے گلزار چمن سے کم نہیں تھی۔ میں نے وہ دھیرے سے ہاتھ کی مدد سے ہٹائیں۔ وہ میری طرف پشت کیے ہوئے تھی۔ ابھی میں اسے کچھ کہنے یا پوچھنے کی سوچ رہا تھا کہ اس نے ایک دم میری جانب کروٹ بدل دی۔ میں پشت کے بل چت بستر پر لیٹا ہوا تھا، تاہم تھوڑی سی گردن اس کی طرف موڑے رکھی اور میری جانب کروٹ لینے کے سبب اس کا حسین چہرہ بالکل میرے سامنے اور نزدیک تھا۔ مجھے اس کی غزال چشم میں ایک عجیب سا نشہ تیرتا ہوا محسوس ہوا۔ اس کے گلاب پنکھڑی سے ہونٹ نیوا تھے اور وہاں سے سانسوں کی بے ترتیب سنسناہٹیں کسی منہ زور جذبے کا پتہ دینے لگی۔ ان سانسوں میں مجھے جنگلی گلابوں کی باس محسوس ہوئی۔ اس کی چھاتی کا تیز تیز زیرو بم مجھے اپنے سینے پر لطیف اور ہوش اڑا دینے والے دباؤ کی طرح مدہوش کرنے لگا۔ پھر اچانک ہی وہ جیسے بے اختیاری یا خود اختیاری تلے میرے سجن کہتی ہوئی مجھ سے لپٹ گئی۔ یہی وہ وقت تھا جب میرے اندر ہلچل سی بیدار ہوئی اور مجھے خود پتہ نہیں چل سکا کہ یہ میں نے کیا کیا تھا۔ میں نے اس کے سینے پر زور سے ہاتھ مار کر اسے کھاٹ سے نیچے دھکا دے دیا۔ وہ فرش پر گری اور ساتھ ہی اس کے حلق سے کرہ ابری۔ میں ایک دم بستر پر اٹھ بیٹھا۔ شینا، یہ کیا حرکت ہے؟ میں نے ذرا سختی سے کہا۔ میں نے اپنی آواز نیچی رکھی تھی۔ وہ سنبھل کر اٹھی اور میری جانب سر اٹھا کر دیکھا، پھر ہلکی سسکی لیتی ہوئی اپنے گوشے میں چلی گئی۔ میں نے بے اختیار اپنا سر جھٹکا اور کروٹ بدل کر سونے کی کوشش کرنے لگا۔ حالانکہ رات گئے میں بے خوابی کا شکار رہا تھا، لیکن کسی پہر میری آنکھ لگ ہی گئی تھی اور صبح صادق بیدار بھی ہو گیا۔ اس کی وجہ باہر کھڑکی سے آنے والا شور تھا۔ میں نے اٹھ کر کھڑکی سے باہر دیکھا۔ چند لوگ لمبے لمبے ڈگ بھرتے ہوئے کھاڑی کی طرف سے ہمارے جھونپڑے مکان کی طرف آتے نظر آئے۔ یہ کل 7 کی تعداد میں تھے۔ چند ایک ہی مقامی محسوس ہوئے، جبکہ باقی بھی انہی جیسے ہی لگے، لیکن لگتا ایسا ہی تھا جیسے کسی دوسری بستی یا قصبے کے ہوں۔ ان میں ایک گینڈے جیسی جسامت کا آدمی بھی تھا۔ اس کا سر گول گنجا اور رنگت سیاہ تھی۔ اس کا نیم برہنہ قبائلی جھلک دکھاتا بدن چمک رہا تھا۔ پھر انہوں نے دوسری طرف کے شینا والے گوشے کا در کھٹکھٹایا۔ شینا بھی جاگ گئی تھی۔ اس نے اٹھ کر دروازہ کھولا۔ میں کسی انجانے خطرے کی بو محسوس کر کے تیزی سے اٹھا اور اپنے گوشے کے دوسری جانب کھلنے والے دروازے سے چھال اور جمع شدہ جھاڑیوں اور شاخوں کے اس ڈھیر میں جا دبکا، یہاں سے چھپ کر شینا کی کوٹری کا نظارہ بآسانی کیا جا سکتا تھا۔ شینا کے دروازہ کھولتے ہی میں نے دیکھا وہ گینڈے جیسا شخص شینا کو دیکھتے ہی ادب سے سر جھکا کر کچھ بولا جسے میں سن نہیں سکا۔ شینا انہیں دیکھ کر خوش نظر آنے لگی۔ میں الجھ گیا، یہ کیا مواجرہ تھا؟ شینا نے باقی 2 کو واپس لوٹ جانے کا اشارہ کیا، جبکہ 5 افراد وہیں موجود رہے۔ وہ لوگ اندر آ گئے۔ میرے ذہن کے کسی خانے میں نامعلوم سے خدشات کلبلانے لگے۔ شینا کے ساتھ ان سب کا مؤدبانہ انداز اور یہی نہیں، شینا کا بھی ان کے ساتھ تحکمانہ برتاؤ بہت کچھ باور کروا دینے کے لیے کافی تھا۔ معزز شہزادی، سردار نے ہمیں تمہاری تلاش میں بھیجا تھا۔ رانگا اور مادام لچھی بھی تم لوگوں کی طرف سے بہت فکر مند تھے۔ میں نے اس گینڈے جیسی جسامت والے کو شینا سے یہ کہتے سنا تو یک لخت میرے اعصاب تن گئے۔ کانوں میں شور کسی کیفیت طاری ہونے لگی۔ میں جیسے بت بنا انہیں سنتا رہ گیا